हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपकी बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसमें से लिया गया है। अच्छा, कुछ बातें यहाँ पहले ही मैं बता देती हूँ जब चैप्टर शुरू करने से पहले, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। कॉन्स्टिट्यूशन आपने सुना होगा कि हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है, हमारे संविधान में वो लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अगर ना सुना हो आपने, 26 जनवरी तो सुनी ही होगी ना। 26 जनवरी मनाते हैं उसको, किस रूप में मनाते हैं? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक डे मीन्स क्या होता है? और ये भी कहा जाता है जब आपके स्कूल में फ्लैग होस्टिंग होती है, कोई गेस्ट आता है, कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो क्या कभी आपने सोचा नहीं कि संविधान क्या होता है? तो आज हम यही पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है, उसकी ज़रूरत क्या है, और हमारे देश का संविधान कैसे बना होगा। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस? तो चलो, अच्छा, आप बहुत सारे खेल खेलते होंगे। कोई हॉकी खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है। तो उसमें विजेता और हार दो दो होती है, एक की जीत होती है, एक की हार होती है। और लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे जब मैच होता है तो एक रेफरी बीच में होता है, जैसे क्रिकेट में एम्पायर होता है। वो एम्पायर फैसले देता है, किसी के रन बनते हैं, किसी को कैच आउट करार दिया जाता है। 1.5 घंटा चलता है या 2 घंटे चलता है, बीच में ब्रेक होता है। खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 होते हैं या 9 होते हैं, इस तरह से। और अंत में जब हार जीत का फैसला होता है तो रूल्स के अनुसार ही होता है कि आपने एक रन ज़्यादा बनाया है तो आप क्रिकेट में जीत गए। आपके खिलाड़ी सभी आउट हो गए तो आप आगे रन नहीं बना सकते। होते हैं ना हर खेल के नियम। तो ये नियम क्यों बनाए जाते हैं? ताकि खेल अच्छे ढंग से चले, कोई चीटिंग ना करे। हर कोई चाहेगा खेलते हुए तो कि भाई ऐसी बात हो जाए कि चीटिंग हो जाए और हम जीत जाएं, चाहते हैं ना। तो लेकिन खेल के नियम आपको ऐसा नहीं करने देते, और वो ठीक भी है, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी चीटिंग करने की कोशिश करोगे तो अगले जो दूसरी टीम है वो उससे भी ज़्यादा करेगी, और खेल जो है बिना नतीजा सिमट जाएगा, लड़ाई दंगों का कारण बन जाएगा। तो इसी तरह किसी देश को चलाने के लिए भी कुछ रूल होते हैं। जैसे किसी खेल को खेलने के लिए रूल बनाए जाते हैं, फुटबॉल को खेलने के लिए जैसे रूल बनाए जाते हैं, क्रिकेट को खेलने के लिए रूल बनाए जाते हैं, उन्हें रूल्स के आधार पर फिर मैच होता है। इसी तरह हमारे देश का शासन चलाने के लिए भी कोई ना कोई क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। ठीक है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस भी होते हैं, लॉज भी बोलते हैं इनको। रूल, रेगुलेशंस, लॉज, कानून, और इसी से बनता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? जैसे आपने मैच खेलते हुए देखा कि अगर हम मैच के रूल नहीं बनाएंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कैसे खेलना है, और मैच जो है एक लड़ाई में तब्दील हो सकता है। इसीलिए हर एक खिलाड़ी अलग अलग होता है, वो अपने अनुसार खेलने की कोशिश करेगा। इसलिए खेल के क्या बना दिए? रूल्स बना दिए। इसी तरह समाज में भी भिन्न भिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न धर्म, जातियों, नस्लों के लोग रहते हैं। वो अपनी अपनी लाइफ जीते हैं, उनकी अपनी भाषा है, उनका अपना कल्चर है। इतना बड़ा देश है हमारा, एक दूसरे के हित एक दूसरे से टकराते रहते हैं। जैसे एक ही नाम होता है स्कूल में, ठीक है। अगर रूल ना हो तो वो सारा एक इनाम जो है वो सभी बच्चे चाहेंगे मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। लेकिन अगर रूल है कि ये जो इनाम है ये उसी बच्चे को मिलेगा जो ऑलराउंडर बच्चा हो, जिसने सब जगह अच्छा पार्टिसिपेट किया हो। अगर क्रिकेट का कोई इनाम है तो उसी खिलाड़ी को मिलेगा जिसने सबसे ज़्यादा विकेट और रन लिए हों। और जो एकेडमिक अगर
कोई इनाम है तो उस बच्चे को मिलेगा जिसने स्कूल में टॉप किया है। दैट इज़ द रूल्स। और अगर ये रूल हैं तो वो छीना झपटी जो बिना रूल्स होनी थी वो नहीं होती। ओके, तो इसलिए किसी भी देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं और वो रूल लिख दिए जाते हैं किसी कॉपी पे, और उस कॉपी के अनुसार ही फिर क्या होता है, देश का न्याय चलता है, जस्टिस होता है। उसी के आधार पर सरकारें जो है कानून लागू करती हैं, और उसी के आधार पर जो सरकार का एक अंग और है लेजिस्लेचर, जिसे हम कहते हैं कानून बनाना, वो कानून बना देते हैं, कानून बनाते हैं। ओके, लेकिन ये तो हर रोज की बात है कि ये कानून बनाते हैं, लेकिन एक कानून ऐसा होता है जो सर्वोपरि होता है, जो हर रोज नहीं बनता, एक बार बना दिया जाता है, उसी के अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। इसी तरह छोटे रूप में आप स्कूल का उदाहरण ले सकते हो। स्कूल में जैसे रूल्स होते हैं, अगर स्कूल में पता ही नहीं हो कि पहला पीरियड में कौन सा टीचर आएगा तो आप क्या तैयारी करोगे। टीचर्स को पता ही नहीं कि मुझे कौन सी क्लास में जाना है तो वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। इस तरह से सारी क्लास क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी, और दोपहर आते आते सारे बच्चे और सारे टीचर सिर पकड़ लेंगे और प्रिंसिपल तो बेचारा किसी कोने में बैठा हुआ होगा। ओके, तो इस वजह से क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी होता है, रूल्स ज़रूरी होते हैं। ओके, तो रूल्स बनते कैसे हैं, ये रूल बने कैसे भाई? ऐसे रूल बना दिए कि सबको सारे मानने के लिए तैयार हैं। हम भी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं, आप भी बच्चे हो तो आप भी कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हो। तो किसने बनाया होगा हमारे देश का संविधान और क्यों बनाया होगा? देखो, 15 अगस्त 1947 ये दिन जानते हो आप? 15 अगस्त मनाते हो ना अपने देश, हर साल अपने स्कूल में, देश में मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? इंडिया गोट फ्रीडम, इंडिया को आज़ादी मिली थी। किससे मिली थी, क्यों मिली थी? अंग्रेजों से मिली थी। वही हिस्ट्री के चैप्टर में आप पढ़ ही रहे हो ये सारी बातें। और जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के नेता जो लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, जेलों में गए, और जिन्होंने बहुत अत्याचार सहन करे, उन्होंने सोचा कि जैसे ही भारत आज़ाद होगा, भारत का अपना एक लिखा हुआ संविधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसे हम खुद बनाएंगे, हम स्वयं बनाएंगे। अंग्रेजों द्वारा बना हुआ संविधान नहीं होगा, क्योंकि बाहरी विदेशी क्या बनाएंगे हमारा। अगर आज़ादी मिल गई तो हम अपना बनाएंगे। तो अब ये भी ना सोचो कि अंग्रेज़ों के टाइम हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कुछ एक्ट वगैरह थे, कानून तो थे उस टाइम भी। उस टाइम के अनुसार, उस एक्ट्स के अनुसार हमारे देश का शासन चलता था उस टाइम। ओके, तो भाई फिर हमारे देश के लोग इकट्ठे जब हुए, बहुत सारे पॉपुलर लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी नहीं उसमें शामिल हुए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, क्योंकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। तो हमारे देश में 1946 में चुनाव हुआ था। अब और भी गहरी बातें हैं कि किसका हुआ था, वो अभी नहीं, आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। इलेक्शन हुआ। अब इलेक्शन में सारे लोग भाग नहीं लेते थे जैसे अब लेते हैं। कुछ लोगों ने इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन लड़कर जीत गए 1946 में। और हमारी जो संविधान सभा है, तो उसमें उन्हीं लोगों जो चुनाव लड़कर आए थे, जीत गए थे, उन लोगों ने अपने में से कुछ व्यक्तियों को चुना और कहा कि जाओ आप देश का संविधान बनाओ, और एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। जैसे मान लो कुछ विद्यार्थी जो हैं आपके क्लास में, चलो अब शुरू से बताते हैं कैसे चुना होगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल जो आपके जीवन से रिलेटेड ऐसे होगा। मान लो आपके स्कूल का आपने क्या बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन आपकी जिम्मेदारी छोड़ दी कि टीचर ने कि आप बना लो जी, कैसे बनाएंगे, हम तो आपको सलाह देंगे। तो क्या हुआ, सारे स्कूल के बच्चे ये हैं। ओके, हमारे देश की जनसंख्या उस टाइम 38 करोड़ के लगभग थी। तो मान लो ये 38 करोड़ जनसंख्या है,
इनमें से कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था। सब सारे, मान लो आपके स्कूल में उस टाइम 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 को अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके स्कूल में किसी और का राज है। आज तो सबको 18 साल का जो बच्चा है या युवक है उसको वोट देने का अधिकार है, तो अंग्रेजों के टाइम ऐसा अधिकार नहीं था। मान लो उस 38 करोड़ में थे, इन लोगों को चुनने का अधिकार था। ओके, इन लोगों ने कुछ व्यक्तियों को चुना। ओके, और इन लोगों ने अपने में से फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के वाले लोगों को चुना। जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सिलेक्ट हुए, जिसकी संख्या 389 थी। अब अनुमान लगाओ कि मैंने 38 क्यों लिखा, क्योंकि 389 का मतलब 10 लाख के पीछे एक कैंडिडेट को चुना गया, और 389 लोगों से मिलकर क्या बनी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, जैसे आपके स्कूल में ऐसी असेंबली बन जाए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इसने हमारा फिर संविधान बनाया भाई, और एक दिन में नहीं बनाया, बहुत दिन लगे। जो भीमराव अंबेडकर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, भीमराव अंबेडकर, नाम सुना होगा, चित्र दिखा दूंगी इसमें, ठीक है। ये भारत की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली एक समिति थी, ड्राफ्ट, उसके चेयरमैन थे, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, मतलब ये समझ लो आप, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 लोग आए, जो देश के बहुत लोकप्रिय नेता थे, देश के लिए लड़े थे, देश की विभिन्न पार्टियों के फेमस नेता थे। और इस तरह से जब भीमराव अंबेडकर और दूसरे लोगों ने संविधान बनाना शुरू किया, तो बहुत सारे देशों के संविधान, 58 देशों के संविधान हमने पढ़े। उन देश के संविधानों से जो अच्छी अच्छी बातें थी वो पढ़ी, इंडिया के अनुसार, जो इंडिया की ज़रूरतें थी उनके अनुसार वो हमने अपनाई। और इस तरह 2 महीने, 2 साल, 18 महीने, 11 दिन में हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। खूब बहस हुई, इतनी मोटी किताब हमने बनाई है, जब बड़े हो गए तब पढ़ोगे, इसके बगैर काम नहीं चलता, पढ़े। और जब ये अंतिम दिन आया, हमने इसको अपने ऊपर फिर लागू भी किया और कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हमारे देश को क्या बना रहे हैं, सोवरन बना रहे हैं, सोशलिस्ट बना रहे हैं, सेकुलर बना रहे हैं। और आज 26 नवंबर 1949 को इसे धारण करते हैं, लागू हमने फिर इसको बाद में किया था, 26 जनवरी 1950 को। ये कुछ अलग कहानी है, क्यों लागू किया था, ये चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक है भाई। ये आपका संविधान है, बहुत सारी फिलोसफी है, वो हम साथ साथ में पढ़ाते जाएंगे। तो शुरू करते हैं, समझ में तो आ गया ना क्या होता है संविधान। तो संविधान होता है कुछ रूल्स जिनके आधार पर आपके देश का शासन चलता है। उसके बाद देखो, ये वो जो पहले पेज थे उसमें रूल्स की बात बता रखी है, वो आपको समझ में आ गया होगा। वाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, मैंने बता दिया, क्योंकि उसके बगैर ना तो हमें ये पता चलेगा कि हमारी गवर्नमेंट कैसे चुनी जाएगी, कौन लोग होंगे जो गवर्नमेंट चलाएंगे, कितने दिन के लिए चलाएंगे, वह कब इलेक्शन होगा। अब तो किसके पास पावर होगी डिसीजन लेने की देश के, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, तो ये डिसीजन किसने किया कि लॉकडाउन होगा, वो सरकार ने किया। सरकार का चुनाव कैसे होगा, इलेक्शन के माध्यम से होगा। सब कुछ बातें हमारी लिखी हुई है, ताकि चुनी हुई सरकार भी अपनी मर्जी से काम ना करे, लोगों के कल्याण के लिए संविधान के अनुसार काम करे, जो संविधान में लिखा हुआ है उससे ज़्यादा वो कुछ भी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है कि सरकार को पता हो कि उसकी पावर क्या है, सरकार कैसे चुनी जाए, लोग
कैसे सरकार को चुनते हैं और लोगों को क्या राइट्स हैं, अधिकार। जैसे आप बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, वो कहाँ से आया? वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि राज्य 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। राइट बन गया है एजुकेशन का। ओके, तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी है भाई, इसमें ये लोग हैं, ये डिबेट कर रहे हैं। ऐसे ही बैठते अगर तुम भी अपने स्कूल के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, ठीक है। तो अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, क्या कहता है ये पैराग्राफ। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड इन ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अच्छा, उससे पहले आपने पढ़ा होगा साइमन कमीशन भारत में आया। साइमन कमीशन भारत के लिए कानून बनाने आया था, लेकिन भारतीयों को पसंद ही नहीं आया। कहा कि आप कौन होते हो, हम बनाएंगे अब हमारे देश के लिए। तो इसलिए धीरे धीरे कांग्रेस ने, जो अभी दिख रही है आपको सोनिया गांधी वाली कांग्रेस, ये हमारी एशिया की सबसे बड़ी ओल्डेस्ट कंपनी थी उस टाइम। नेशनल मूवमेंट में इसका सबसे बड़ा रोल था। 1885 में ये बनी थी। इसने क्या कर दिया, मांग कर दी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारा संविधान बनाएगी। अब कोई अंग्रेज या अंग्रेजों की जो पार्लियामेंट है वो कानून नहीं बनाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, कब? 1939 से 45 तक। हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि अंग्रेज कमज़ोर हो गए और हमारे यहाँ से चले गए। तो फिर हमने क्या किया, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई। और सबसे पहले 6 दिसंबर, यहाँ डेट 6 नहीं लिखा हुआ, 6 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बने। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मैंने बता दी कौन कौन लोग शामिल हुए थे। हमने, जनता ने लीडर्स को, जो इसके जो लेजिस्लेचर असेंबलीज के थे उनके लोगों को चुना। उनने अपने में से 389 सदस्यों को चुनकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना दी। कुछ डेट्स हैं इसमें महत्वपूर्ण, याद कर लेना। दिसंबर 1946 और नवंबर 90, मैंने 26 नवंबर 1949 बताया था जब हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर को याद है आपके स्कूल में कोई दिवस मनाया हो? अरे हमारे स्कूल में तो पार्लियामेंट बैठी थी ना इस दिन। संविधान दिवस मनाया जाता है इस दिन हमारे देश का। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बनाया। फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एटलीस्ट, और अंत में जो अंग्रेज थे उन्होंने हमारा पीछा छोड़ दिया। 150 साल बाद हमें ये अधिकार मिला कि हम अपना भाग्य खुद बनाएं। The British rule the member of the Constitution Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle have helped produce। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी? उन आदर्शों पर बनी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोगों के सामने वो आदर्श थे कि हम तो क्या है जी, हम तो वो संविधान बनाएंगे जिसके लिए हम लड़े हैं, जिसकी मांग हम अंग्रेजों से करते थे। Struggle had helped produce, you will read about the work of Constitution Assembly। ठीक है, उसके बाद टुडे मोस्ट ऑफ कंट्री इन द वर्ल्ड हैव कॉन्स्टिट्यूशन। सब देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है, सब देशों में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, लोगों का शासन है। तो डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। राजा वगैरह कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रखते, वह तो अपने अनुसार चलाते हैं जी। ठीक है, तो लोगों का शासन है तो लिखा हुआ संविधान है। अमेरिका का संविधान सबसे पुराना है, 1787 में उन्होंने अपना संविधान लागू भी कर दिया था। वाइल ऑल डेमोक्रेसीज कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री का पता चल गया ना। जो लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार जिस देश में चलती है उसे हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक कंट्री। आर लाइकली टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज नेसेसरी दैट ऑल कंट्री दैट हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेट। ये ज़रूरी है कि सारे देश ये जो डेमोक्रेटिक हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन रखना ज़रूरी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता भाई जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो। थोड़ी सी आपको उलझन होगी कि ये बात क्या कह रहे हैं मैडम। मान लो किसी देश में चुनी हुई सरकार है, लेकिन हो सकता है कि वो संविधान का गलत प्रयोग भी कर दे।
अपने अनुसार संविधान को तोड़ मरोड़ दे? हो सकता है ना। तो इसलिए ज़रूरी है नहीं है कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन हो वहाँ डेमोक्रेसी भी हो, लेकिन एक डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए ज़रूरी है, यहाँ से आप क्वेश्चन निकाल लेना। बहुत सारे उद्देश्य हैं इसके। फर्स्ट तो ये है, इट ले आउट सर्टन आइडिया दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड कंट्री दैट वी सिटीजन एस्पायर टू लिव। वो उन आदर्शों पर डिपेंड करता है जिनके अनुसार सिटीजन रहना चाहते हैं। मतलब जो भारत के, जो जिस देश के निवासी जिस तरह से रहना चाहते हैं, आपका संविधान भी उसी तरह से होना चाहिए। और पुट अनदर वे, ए कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस, दूसरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी, कि हमारे सोसाइटी का मूल नेचर क्या है। ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी। मूल नेचर क्या मतलब, ऐसे कौन से विचार है जो सारी सोसाइटी के लिए सही हो। नहीं, क्रिकेट मैच को याद करो। क्रिकेट मैच में आपको नहीं पता कि क्या रूल सही है क्या नहीं है, लेकिन रूल्स को पता है कि क्या सही है। तो इसलिए सोसाइटी में भी क्या है, हर आदमी कानून तोड़ते देर नहीं लगाता, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को पता है कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है और उसको सही गलत का पता नहीं है, लेकिन मुझे तो क्या करना है, इसे सही रास्ते पर ही लाना है। आगे एग्जाम्पल आएगा, एक लड़की पढ़ना नहीं चाहती और उसके माता पिता उसे ज़बरदस्ती कह देते हैं कि कल एग्ज़ाम है, टीवी मत देखो। लड़की को ये नहीं पता कि उसका भला किस में है पढ़ने में, लेकिन उसे टीवी देखना अच्छा लगता है, रूल तोड़ने अच्छे लगते हैं जीवन के। इसलिए संविधान अच्छा है, क्योंकि संविधान बताता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए। ए कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ पीपल हु शेयर सर्टन बिलीफ बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल द इशू। एक देश में बहुत सारी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, जाति के, धर्म के, भाषा के, और ज़रूरी नहीं कि वो सारे एक दूसरे के जो जाति धर्म के मामले उस पर एग्री हो जाएं। हमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग सकती, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसे तो ऐसी सोसाइटी स्थापित करनी है जिसमें सबका भला हो, किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो। ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल। बिल्कुल, यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा शुरू हो गई भाई बच्चों। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज ए सेट ऑफ रूल्स, लिखे हुए कानूनों का एक सेट है, एक बुक है। प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन ए कंट्री कैन एग्री अपन एज द बेसिस ऑन ऑफ द वे इन विच दे वांट टू द कंट्री टू बी गवर्नड, जिस पर सभी व्यक्ति एग्री होते हैं कि इस देश का शासन कैसे चलाया जाएगा और किसके द्वारा चलाया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं भारत का संविधान नहीं मानता, मैं तो बनाते हुए था ही नहीं, मैं कौन सा था 1949 में। बट संविधान एक ऐसी पावर है जिससे सब एग्री होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इसको नहीं मानूंगा। ये देखो भाई, ये कहानी है नेपाल की। ये लोग हैं नेपाल के। क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्योंकि इनके देश में लोकतंत्र नहीं था, राजा राज करते थे। अब इसके पड़ोसी देश भारत में क्या आ गया था? लोकतंत्र आ गया था। नेपाली लोग भी चाहते थे कि जी हमारे यहाँ से तो किंग जो ज्ञानेंद्र हैं वो हट जाएं तो हम ज़्यादा अधिकार हमें मिलेंगे। सारे वर्ल्ड में अगर डेमोक्रेसी आ चुके तो हम राजा के रूल में क्यों रहे? ठीक है, तो इस देश के लोग झंडा बुलंद किए हुए हैं और इन्होंने अंत में राजों को हटाया, ज्ञानेंद्र को, और 2008 में ये देश तांत्रिक बना और आज ये लोकतांत्रिक है। अभी इन्होंने नया संविधान बनाया है और नए संविधान के अनुसार इन्होंने बहुत सारी नई प्रोविजंस किए हैं। ओके, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। द कंट्री ऑफ नेपाल, जानते हो ना नेपाल कहाँ? चलो मैं दिखा देता हूँ आपको नेपाल कहाँ। बाकी बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा नेपाल कहाँ है। ये आ गया जी आपका उत्तराखंड और ये आ गया जी आपका नेपाल, पड़ोसी देश। अभी थोड़ी सी
क्राइसिस हमारे इसके साथ चल रहे हैं। वैसे तो हमारा ये मित्र देश है, ये आपका नेपाल है। ओके, कई बच्चे तो ऐसे समझते हैं कि नेपाल भी भारत का हिस्सा है, लेकिन ये एक अलग देश है जहाँ अलग गवर्नमेंट काम करती है। तो इनके देश में क्या था? द कंट्री ऑफ नेपाल हैज़ विटनेस सेवरल पीपल स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोग लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। देयर वाज ए पीपल स्ट्रगल इन 1990s दैट इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी दैट लास्टेड 12 ईयर अंटिल 2002 तक उन्होंने क्या है 12 साल तक तो ठीक है, राजा जो है थोड़े अधिकार अपने पास थे उसके, और बहुत सारे अधिकार उसने किसको दे रखे थे? जो चुनी हुई वहाँ पंचायती, हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है ना, चुने हुए लोगों की, लोगों द्वारा चुने हुए व्यक्तियों की, वहाँ पंचायत होती है। पंचायत जैसे गांव की है ऐसे नहीं होती, जैसे देश की पार्लियामेंट होती है वैसे ही होती है। लेकिन 2002 में क्या हुआ, जो किंग ज्ञानेंद्र थे वहाँ, उन्होंने वहाँ माओवादी, क्योंकि यहाँ देखो माओवाद को मैं थोड़ा समझा दूं, ये नेपाल आ गया ना, इसके ऊपर ठीक चीन है। यहाँ भाई चाइना बैठा ऊपर, और चाइना में क्या राज करते हैं? कम्युनिस्ट। एक ही पार्टी है वहाँ कम्युनिस्टों की, और वहाँ दूसरी कोई पार्टी नहीं है, और माओवादी के सिद्धांत पर चलते हैं। एक मकान है तो एक ही रहेगा। सारी जो रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के होते हैं, रूल बहुत कठोर होते हैं उनके, और इन रूल्स के अनुसार ही वो क्या करते हैं? देश का शासन चलाते हैं। तो नेपाल के कुछ लोग थे मुट्ठी भर, जो चाहते थे कि हमारे देश में भी चाइना की तरह ही शासन चले। तो जो किंग ज्ञानेंद्र, उनको रोकने के लिए सारा जो कंट्रोल था वो किंग ने अपने हाथों में ले लिया। और फिर क्या हुआ? उसके बाद 2005 में फिर लोग उसके विरुद्ध खड़े हो गए, और बहुत सारी पार्टियां, माओवादी भी उनमें शामिल हो गए लोगों में ही। और क्या हुआ, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया दूसरी पार्टियों से, माओवादियों ने, और कहा कि अब तो हम राजा को हटाएंगे ही। और इन 2006 द पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगेन, लोगों ने भी डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। इसमें एक बात और आई थी बीच में, ये राजा जो ज्ञानेंद्र है उसकी डेथ हो जाती है, एक राजकुमार ने सारे परिवार को मार दिया होता है, उसकी जगह राजा वीरेंद्र जो हैं वो बैठते हैं राजगद्दी पर, उनको वो सारे अधिकार ले लेते हैं पंचायत से, और इस वजह से भी वहाँ पर क्या है, राजा का शासन हो जाता है। लेकिन 2006 में इतने आंदोलन हुए राजा के विरुद्ध कि राजा जो है राजा को हटना पड़ा 2008 में, और लोगों को अधिकार दिए गए, और एक नई गवर्नमेंट बनी डेमोक्रेसी की। तो आपसे पूछा जाए कि नेपाल में डेमोक्रेटिक मूवमेंट कब हुआ? 2006 में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।